This video is not made for kids. तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू मनु का ज्ञान। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत की खोज का चैप्टर नंबर 2 तलाश। तो यहाँ पर नेहरू जी की सोच के बारे में बताया गया है। तो नेहरू जी ने कहा है कि भारत के अतीत में अवश्य ही ऐसी दृढ़ता रही है कि उसका अस्तित्व कभी डगमगाया नहीं है। यदि हम पिछले 5000 वर्षों का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि जो भारत में है उसका मुकाबला पूरे विश्व में नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर नेहरू जी ने बहुत ही प्यारी बात कही है। मतलब उन्होंने ये कहा है कि भारत के पास ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसी स्पेशल पावरफुल चीज़ें थी कि जो उसका अस्तित्व है वो कभी भी डगमगाया नहीं, हमारे देश का कभी भी अस्तित्व नहीं डगमगाया। पिछले 5000 वर्षों से अगर उनका विश्लेषण किया जाए, रिसर्च करी जाए, उनके बारे में देखा जाए, एनालाइज करा जाए, तो ये पता चलता है कि भारत में जो है उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता। कभी कभी नेहरू जी के मन में ये भी विचार आता है कि आखिर ये भारत क्या है। तो उनके दिमाग के अंदर ये विचार आता है, यार ये भारत है क्या चीज़, ऐसा भी वो कभी कभी सोचते हैं। तो भारत तो हमारा देश है, लेकिन वो इसी के बारे में सोचते हैं कि ये क्या है आखिर इस देश के अंदर स्पेशल बात। अतीत में यह किसी विशेषता का प्रतिनिधित्व करता था। मतलब वो यही चीज़ अपने दिमाग के अंदर सोचते हैं, क्या कोई भारत के पास स्पेशल पावर्स थी अतीत के अंदर, पास्ट के अंदर। इसमें अपनी प्राचीन शक्ति को कैसे खो दिया। जो हमारा भारत है इसकी जो स्पेशल पावर्स थी पास्ट के अंदर, आखिर उन स्पेशल शक्तियों को, पावरों को कैसे खो दिया हमारे देश ने। क्या इसने इस शक्ति को पूरी तरह से खो दिया है, क्या हमारे भारत देश ने इन शक्तियों को पूरी तरीके से खो दिया है। तो ये कुछ 3 सवाल उनके दिमाग के अंदर आते हैं। विशाल जनसंख्या का देश होने के बावजूद भी क्या भारत के पास ऐसा कुछ है जिसे जानदार कहा जा सकता है। अब हमारे देश की बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, अगर आप देखोगे तो इतनी पॉपुलेशन है, बहुत पॉपुलेशन है। तो क्या अभी भी हमारे भारत को कहा जा सकता है कि इसके पास कोई ना कोई जानदार चीज़ है। क्या हमारे देश के अंदर अभी भी कोई ना कोई जानदार चीज़ है, कोई पावरफुल चीज़ है अभी भी। आधुनिक विश्व से उसका तालमेल किस रूप में बैठता है। और अगर कोई जानदार और पावरफुल चीज़ हमारे देश के अंदर है तो आजकल तो हर चीज़ के अंदर टेक्नोलॉजी आ गई है, तो कैसे तालमेल पहुँचेगा हमारा, या उस जो पावरफुल हमारे पास शक्तियां हैं हमारे देश के पास, उसका जो तालमेल है वो कैसे बैठेगा आधुनिक विश्व के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनके साथ। इतने विचार मन में होने पर भी वे एक आलोचक की भांति भारत के अतीत का विश्लेषण कर ये जानना चाहते थे कि भारत की मजबूती का कारण क्या है। तो उनके दिमाग में यही सवाल बार बार आता है कि आखिर भारत की मजबूती का कारण क्या है। और वो जैसे हम लोग किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं ना कि अरे ये चॉकलेट वाला अच्छा नहीं है, ये चॉकलेट मतलब पिघली हुई चॉकलेट देता है, ये दूसरे अंकल जो चॉकलेट वाले हैं ये अच्छी चॉकलेट देते हैं। तो इसी तरीके से वो भी क्या कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, देखना चाह रहे थे कि आखिर भारत के अंदर ऐसी क्या पावरफुल बात है, क्या कारण है हमारे भारत की मजबूती का। नेहरू जी ने संपूर्ण भारत के अस्तित्व पर दृष्टि डाल इसकी विशेषता को जानना चाहा। मतलब वो इंडिया की क्वालिटी के बारे में जानना चाहते थे नेहरू जी। सर्वप्रथम सबसे पहले उन्होंने भारत के उत्तर पश्चिमी में स्थित सिंधु घाटी में जो मोहनजोदाड़ो के प्राचीन नगर के घर और गलियों का निरीक्षण किया। तो उन्होंने क्या करा, सबसे पहले वो कहाँ पर गए, उत्तर पश्चिम में स्थित जो सिंधु घाटी है वहाँ पर मोहनजोदाड़ो सभ्यता थी, उसके प्राचीन नगर, मतलब जो प्राचीन टाउन वगैरह होते हैं उस टाइप के घर वगैरह पुराने ज़माने के, उनको उन्होंने देखा, गलियाँ देखी और उनका निरीक्षण किया, जिसका अस्तित्व 5000 वर्ष पुराना बताया गया है। तो ये बताया जाता है कि मोहनजोदाड़ो लगभग 5000 वर्ष पुराना था। ठीक है, साथ ही उसे आधुनिक भारतीय सभ्यता का आधार बताया जाता है। और ये भी बताया जाता है कि जो हमारी आधुनिक भारतीय सभ्यता है, मतलब जो न्यू जनरेशन की हमारी सभ्यता है, उसी का वो एक पार्ट है या था। यहाँ की सभ्यता व संस्कृति निरंतर
परिवर्तनशील व विकासशील रही। तो यहाँ पर क्या होता गया, जो भी लोग यहाँ पर रहा करते थे ना, वो टाइम के साथ बदलते गए, चेंज लाते गए। जैसे जैसे चीज़ें बदल रही थी उनके साथ वो अपने घरों के अंदर भी चेंज लाते गए। जैसे पहले गांव होते थे तो उनमें गांव के घरों के अंदर बिजली वगैरह नहीं होती थी, फैंस वगैरह नहीं होते थे, फिर धीरे धीरे लोगों ने फैंस वगैरह लगाए। तो इस तरीके से वहाँ पर तब फैंस या बिजली का तो खोज नहीं हुई थी, लेकिन जो भी चेंज आते थे उनको वो लोग करते रहते थे। तो यहाँ पर देखने को मिला कि मिस्री, ग्रीस, चीनी, अरब, तो यहाँ पर मध्य एशिया और भूमध्य सागर के लोगों से भी भारत का बराबर निकट संपर्क रहा। तो जो अलग अलग देशों के लोग थे, जैसे ग्रीस, चीन, अरब, इन सब देशों के लोगों से भी भारत का बराबर निकट संपर्क रहा, लोगों से कांटेक्ट में रहे। भारत ने उन्हें प्रभावित किया भी, वह स्वयं हुआ भी। तो भारत ने क्या करा, उन्हें इंस्पायर करा भी और उनसे भी कुछ चीज़ें सीखी, लेकिन अपने सांस्कृतिक आधार को डगमगाने ना दिया। तो जो हमारा सांस्कृतिक आधार था उसे भारत ने डगमगाने कभी भी नहीं दिया। नेहरू जी ने भारत में आने वाले अलग अलग विदेशियों, जो कि चीन, पश्चिमी व मध्य एशिया से आए थे, उनके द्वारा लिखित साहित्य का अध्ययन किया। मतलब जो भी उन्होंने बुक, लेटर जो भी लिखे थे उनके बारे में पढ़ा और भारत के पास्ट में और भी कुछ जानने की कोशिश करी। बहुत सी और भी जगहें थी जिन्होंने भारत की उपलब्धियों के बारे में उन्हें जानकारी दी। हिमालय पर्वत से भी वह बहुत सारी कहानियाँ उन्हें हिमालय पर्वत से जुड़ी हुई सुनने को मिली। हिमालय पर्वत की गोद से निकलने वाली विशेष नदियाँ जैसे कि सिंधु, ब्रह्मपुत्रा, यमुना व गंगा ने भी उन्हें प्रभावित किया, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए। भारत के अतीत की कहानी को स्वरूप देने वाली अजंता, एलोरा व एलिफेंट की जो गुफाएं हैं, जो कि दिल्ली तथा आगरा की विशेष इमारतों ने भी नेहरू जी को भारत के अस्तित्व के बारे में अवगत किया। मतलब जो पास था उसके बारे में उन्हें यहाँ से भी जानकारी मिली। जब भी वे अपने शहर इलाहाबाद या फिर हरिद्वार में महान स्नान पूर्व कुंभ के मेले को देखते तो उन्हें एहसास होता कि हजारों वर्ष पूर्व से उनके पूर्वजों ने भी यहीं पर स्नान करा होगा, वो भी यहीं पर स्नान करने के लिए आए होंगे। विदेशियों ने भी इस महापर्व के बारे में बहुत कुछ लिखा है। उन्हें इस बात की हैरानी होती है कि वो कौन सी प्रबल आस्था है जो भारतीयों को अनगिनत पीढ़ियों से भारत की इस प्रसिद्ध नदी की ओर खींचती रही है। तो उनके दिमाग में यही क्वेश्चन आता है कि लोग बार बार कैसे आ जाते हैं कुंभ के मेले में, आखिर क्या पावर है, आखिर ये पास से क्या चीज़ आती जा रही है। तो हम लोग अपने जो पूर्वजों की बातें हैं उन्हें फॉलो करते आ रहे हैं। नेहरू जी को भारत के अतीत से जुड़ी जितनी भी चीज़ें थीं उनके अंदर कोई ना कोई कारण नज़र आने लगा। उन्हें नज़र आया कि जो वर्तमान में शिक्षा, जो भी वर्तमान की चीज़ें थी वो आज हमें शिक्षा देती हुई प्रतीत होती हैं। 2500 वर्ष पहले दिया महात्मा बुद्ध का उपदेश उन्हें ऐसा लगता है जैसे बुद्ध ने अपना पहला उपदेश अभी दिया हो। अशोक की जो क्वालिटीज़ थी वो सब उन्होंने बताई थी, ठीक है। अशोक के नीचे बैठ के उन्होंने अपना जो भी महानता प्रकट करके बताया था। तो यहाँ पर क्या है, फतेहपुर सीकरी की भी उन्होंने बात करी है। तो फतेहपुर सीकरी में जो अकबर था वो सभी धर्मों को समानता ट्रीटमेंट देता था, मतलब समानता से ट्रीट करता था, हर किसी को अच्छे से ट्रीट करता था। ऐसा नहीं करता था कि तुम्हारी ये कास्ट है तो उसे डिफरेंटली ट्रीट करता हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। इसके बारे में भी उन्होंने बताया है। और सब लोग एक साथ मिल के कोई प्रॉब्लम होती थी तो उसका क्या करते थे, समाधान निकाला करते थे। इस प्रकार नेहरू जी को प्राचीन 5000 वर्ष पूर्व की झांकी भी साफ और स्पष्ट व वर्तमान के धरातल पर सजीव प्रतीत होती है। तो यहाँ पर उन्हें बहुत कुछ जानने को मिला। अब आगे देखते हैं हम लोग जो नेक्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पर क्या बताया था हमें, भारत के अतीत की झांकी के बारे में, भारत की शक्ति और सीमा। तो यहाँ पर नेहरू जी ने बात करी है भारत की शक्ति और सीमा के बारे में। तो नेहरू जी का विचार है कि यदि भारत की शक्ति के संस्थानों और उसके पतन और नाश के कारण की खोज की जाए
तो पाएंगे कि लंबी और उलझी हुई प्रक्रिया है। तो इंडिया के अंदर क्या है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, उसकी वजह से हमारी जो पावर है वो थोड़ी कम हो गई। ना जाने ऐसा क्या हुआ कि प्रत्येक क्षेत्र में आगे रहने वाला भारत अचानक से दौड़ में पिछड़ गया, मतलब पीछे रह गया। यूरोप के देश जो अत्यधिक पिछड़े हुए थे, मतलब बहुत पीछे थे, तकनीक में आगे निकल गए। तो जो यूरोपीय देश थे वो हमारे इंडिया से बहुत पीछे थे, यूरोप वाले लोग, लेकिन टेक्नोलॉजी की वजह से वो लोग आगे निकल गए। तकनीकी विकास का कारण था विज्ञान के बारे में सचेत होना। तो उन लोगों ने क्या करा, जो हमारा साइंस थी उसको थोड़ा सीरियसली लिया, उसके बारे में अच्छे से स्टडी करा। साहसिक शक्ति एवं मानसिकता, नई तकनीकों से यूरोप के जो देश थे उन्हें सैन्य बल भी बढ़ा दिया था। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि नए वो वेपन बना रहे थे टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, तो उससे जो उनके सैन्य बल था, मतलब जितनी भी आर्मी वगैरह थी वो भी अब स्ट्रॉन्ग हो गई थी, जिससे उसका पूर्वी देश पे अधिकार क्या होने लगा, आसान हो गया। तो उसने क्या करा, जो पूर्वी देश थे उन पर अधिकार करना उसका आसान हो गया यूरोप का। सारे एशिया की भी यही दशा है। तो यहाँ पर हमारे एशिया के अंदर भी यही स्टोरी है कि जिसके पास ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली जो ज़्यादा एडवांस था, पावरफुल था, वो रूल अच्छे से कर पाया। विशेष कार्यों में भारत की रुचि कम होना, यदि यह विचार किया जाए कि ऐसा क्यों हुआ, तो ये कहानी गलत नहीं कि भारत के पास मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी नहीं थी, लेकिन बाद की सदियों में इनमें क्या देखने को मिली, हमें कुछ गिरावट देखने को मिली, जिससे नवीन खोजों की जो लालसा थी वो पश्चिम, मतलब कि जो और देश थे वहाँ पर क्या होने लगी, वहाँ पर वो बढ़ने लगी और हमारे देश के अंदर कम होने लगी। नए ये देखने को मिला कि नीति नए आविष्कार करने वाला भारत दूसरों के आगे अब क्या हो रहा था, अनुकरण करने लगा, मतलब कि दूसरों से रिक्वेस्ट करने लगा, दूसरों को देखने लगा कि ये लोग नई खोज कर रहे हैं, जबकि हमारा भारत पहले नई खोज करा करता था। ये देखने को हमें मिला। प्रकृति व ब्रह्मांड के रहस्य भेदने वाला भारत अब कार्यों में कमजोर पड़ गया, लेकिन साहित्य रचना अधिक होने लगी। सुंदर इमारतों का निर्माण करने वाला भारत अब पश्चिमी देशों के प्रभाव के कारण क्या करने लगा, उन्हीं की नक्काशी की जाने लगी। हमारी जो इमारतें वगैरह भी थी पहले बहुत सुंदर हुआ करती थी, लेकिन हम लोगों ने क्या करा, जो वेस्टर्न कल्चर था, बाहर के विदेशी कल्चर था, वहाँ से हम लोग कॉपी करने लगे। भाषा का जटिल रूप, काव्य व साहित्य का प्रभाव अधिक होने के कारण सरल, सजीव व समृद्ध भाषा का स्थान अलंकारों से परिपूर्ण जटिल भाषा ने ले लिया। रूढ़िवादिता, अब ये जो रूढ़िवादिता है इसका मतलब ये है, इंग्लिश में इसे बोलते हैं हम लोग कंजर्वेटिज्म, और सिंपल इसका मतलब ये होता है कि डिसअप्रूवल ऑफ न्यू आइडिया एंड चेंज। कोई नई चीज़ आप सोच रहे हो या कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हो तो उस चीज़ को मना कर देना। तो भारत के अंदर ये चीज़ बढ़ने लगी। इस काल में लोगों की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त हो गई, मतलब जो नई चीज़ें थी इन सब के बारे में लोगों ने थोड़ा चेंज आना, ये सब चीज़ें क्या हो गई, रुक गई। भारत की नवीन खोजों व उत्तम संस्कृति के कारण चर्चित जो भारत था हमारा, वहाँ पर ये देखने को मिला कि संस्कृति को अलग तरीके से इंटरप्रेट करके या फिर उसका अलग तरीके से मतलब निकाल कर लोगों को फंसा दिया गया और उन्हें रोका गया, जिसके परिणाम स्वरूप यह निकला कि जो महासागर थे उन्हें पार करने पर रोक लगा दी गई, जो भारत की उन्नति में बाधक बना। तो क्या हुआ कि जो महासागर होते हैं ना, हमारे जो समुंदर होते हैं, यहाँ से अलग अलग देशों के लोग आते हैं और हम यहीं से अलग अलग देशों में जाते हैं। जब हम किसी और देश में जाते हैं, उनसे नई चीज़ सीखते हैं, तो हमारे देश में आके भी हम लोग वही चीज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो गया था कि महासागरों को पार करने पर रोक लगा दी गई थी कि कोई पार करके नहीं जाएगा।
मूर्ति पूजन का प्रभाव बढ़ने लगा। लोगों ने क्या करा, मूर्तियों की पूजा करना शुरू कर दिया। अब इसमें कोई बुराई नहीं थी, लेकिन साइंस को भी उतना ही इक्वली ट्रीट करना था। विवेकपूर्ण चेतना लुप्त हो जाने से भारत क्या हुआ, बहुत पीछे होता गया। इस समय जो विश्व के दूसरे हिस्से थे वो निरंतर, मतलब जो दूसरे देश थे वो निरंतर प्रगति कर रहे थे। भारत का आंतरिक स्वरूप, इस बात को भी झुटलाया नहीं जा सकता कि इतना कुछ होने पर भी भारत की जो मजबूती और जटिलता थी वो अटल रही। मतलब हमारा देश बिल्कुल भी नहीं हिला। भारत के आगे बढ़ने की जो गति थी वो थोड़ी स्लो हो गई थी, लेकिन फिर भी वो वैसे ही काम कर रही थी। समय समय पर ये देखने को मिला हमें कि अलग अलग तरीके के कार्य चलते रहे। वास्तव में प्राचीन जो हमारा भारत था उसके ढांचे को वैसा का वैसा ही रहने दिया, लेकिन अंदर की जो गतिविधियां थी वो बदल रही थी, लोग बदल रहे थे। भले ही जो हमारे नए लक्ष्य थे और जो नई खोजें थी हम उनको नहीं कर पा रहे थे ज़्यादा अच्छे से, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हमें चेंज देखने को मिल रहा था। इन्हीं सब चीज़ों के कारण हमें ये देखने को मिलता है हमारे देश के अंदर स्पेशली कि हम लोग नए नए आइडियाज़ तो ट्राई करते हैं, लेकिन अपने कल्चर से आज भी जुड़े हुए हैं। जैसे कि हम लोग सुबह उठ के अपने माता पिता के पैर छूते हैं, तो ये क्या है, ये कल्चर का पार्ट ही है। और अगर आप फॉरेन में देखोगे तो अब तो कितना चेंज आ गया है। वहाँ पर तो आप 18 ईयर्स के हुए या 10th क्लास में गए, आप अपना स्कूल छोड़ के जा सकते हो। तो ये कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। भारत माता, नेहरू जी का गांव के लोगों को भारत से अवगत करवाना। नेहरू जी जब भी किसी सभा के अंदर जाया करते थे तो वो भारतीय किसानों को ये संदेश देना चाहते थे कि भारत महान है, हम इसका हिस्सा हैं, हमें इसकी महत्वता को समझना होगा। वे जब भी किसी सभा में जाते तो लोगों को अवगत करवाते कि इस विशाल भारत की स्वतंत्रता के लिए हम कितना संघर्ष कर रहे हैं। इसका एक एक हिस्सा भिन्न, मतलब कि डिफरेंट होने के बाद भी हर एक हिस्सा डिफरेंट है। अगर आप देखोगे कि जम्मू कश्मीर वगैरह में पहाड़ हैं, दिल्ली में देखोगे तो कोई पहाड़ नहीं है। तो अलग अलग जगह हैं, सारे अलग अलग लोग हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे हम लोग पंजाब में जाएंगे तो सिख लोग देखने को मिल जाएंगे, और अलग अलग जगहों पे जाएंगे, गुजरात में जाएंगे तो गुजराती हैं, मुंबई के अंदर तो महाराष्ट्रियन हैं, अलग अलग लोग हैं अलग अलग जगहों पर। लेकिन फिर भी हम सब एक हैं। इतने भिन्न, इतने डिफरेंट होने के बाद भी हम सब एक हैं, और सभी का नाम भारत है। इन अलग अलग हिस्से जिनका मैंने नाम लिया, जैसे पंजाब, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, ये सब अलग अलग होने के बाद भी इन सब का नाम एक ही है। ये सब हमारे भारत के अंदर आते हैं। उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम तक यहाँ एक ही स्वरूप रखते हैं। किसानों की समान समस्याएं, तो जो किसान लोग थे उनकी प्रॉब्लम भी सेम ही थी। उन्होंने भारत के एक रूप व्यक्त करने का यह आधार बनाया कि पूरे भारत के जो किसान थे उनकी एक सी ही समस्या थी, जैसे कि गरीबी, कर्जा और जमींदारों के द्वारा उन्हें दबाया जाता था, महाजन, भारी लगान, मतलब कि और कर जो टैक्स वगैरह हो गया वो बहुत ज़्यादा लेती थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, पुलिस जो थी बहुत ज़्यादा अत्याचार करती थी किसानों पे। तो इन सभी समस्याओं से लगभग सारे किसानों की सेम सी ही समस्या थी और सब किसान इन्हीं समस्याओं से गुजर रहे थे। विदेशी हुकूमत से सभी प्रताड़ित थे, मतलब सबके सब प्रॉब्लम के अंदर फंसे हुए थे। ये जो विदेशी हुकूमत थी इसने सबको प्रॉब्लम के अंदर डाल रखा था, सबके साथ गलत कर रहे थे। सभी नेहरू जी से समान सवाल करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी किसान हैं लगभग उनका जो क्वेश्चन होता है वो सेम ही होता है, इन सब चीज़ों के रिलेटेड ही होता है। इसीलिए हम सब एक हैं, हमें मिलकर इस देश को अंग्रेज़ों के चंगुल से छुड़ाना है, ऐसा नेहरू जी कहा करते थे। नेहरू जी ने किसानों को कहना चाहा कि हमें भारत को अखंड मानकर उसके बारे में सोचना चाहिए और इस पर भी विचार करना चाहिए कि हम विराट देश हैं, मतलब हमारे जो देश है ये बहुत बड़ा है और हम इतने बड़े देश के हिस्सा हैं।
जो किसान थे उनको भी भारत के बारे में ज्ञान था। तो यहाँ पर किसान भी अपने ज्ञान के बारे में बताते हैं। जो किसान थे उनसे मिलकर नेहरू जी को ये जानने को मिला कि गाँव में रहने वाले किसान प्राचीन महाकाव्यों, मतलब कि जो कविताएं वगैरह होती थी ना, इन सबको पढ़ते थे। प्राचीन जो ग्रंथ हुआ करते थे उन सबको पढ़ा करते थे। साथ ही में दंत कथाएं जो हुआ करती थी उनको भी वो पढ़ा करते थे। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, मतलब तब ट्रेंड के अंदर थी। और इसी तरीके से जो किसान लोग थे वो अपनी जो जानकारी थी उसे पूर्ण करा करते थे, मतलब पूरी करा करते थे। बहुत से लोग ऐसे भी थे जिन्होंने भारत के चारों कोनों में स्थित धार्मिक स्थलों की यात्रा भी कर ली थी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे भी किसान थे जिन्होंने भारत के जो चारों कोने हैं वहाँ पर अलग अलग जो धार्मिक स्थल है, मतलब पूजा पाठ वाली जगह है, वहाँ पर वो होकर आ गए थे। तो उन्हें पूरे भारत की अच्छी खासी जानकारी थी। किसानों में भारतीय प्रेम को जगाना। नेहरू जी किसी भी सभा में जाते तो उनके स्वागत में लोग जोर जोर से नारे लगाने लगते, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अचानक से नेहरू जी उनसे प्रश्न पूछ लिया करते थे, जरा बताओ तो सही इसका क्या मतलब है। तो लोग सोचने लगते, एक दूसरे की तरफ देखने लगते। तभी कुछ लोग धीमे धीमे आवाज में जवाब देते, भारत माता हमारी धरती है, भारत की प्यारी मिट्टी। तो वो इस तरीके से बोला करते थे। फिर नेहरू जी उन्हें समझाने का प्रयत्न, मतलब की कोशिश किया करते थे कि मिट्टी किसी गांव, जिले, राज्य के टुकड़ों की नहीं बल्कि पूरे भारत की है। वे ये समझाने का भी प्रयत्न करते कि भारत के जो पहाड़ हैं, नदियां हैं, जंगल हैं और फैले हुए खेत हैं, वे सभी प्रमुख भारत की जो जनता है सभी भारत के ही हिस्से हैं, मतलब ये सारी चीज़ें भारत का ही पार्ट हैं। इस प्रकार प्रत्येक भारतीय भारत का हिस्सा है। इस प्रकार ये विचार उनके दिलो दिमाग में बैठता जाता और उनकी आंखें चमकने लगती, मानो उन्होंने कोई महान खोज कर ली है। भारत की विविधता में एकता। ये 100% सत्य है कि भारत में विविधता है, मतलब बहुत डिफरेंट तरीके की चीज़ें हमें भारत के अंदर देखने को मिलती हैं। जैसे कि क्या, अगर आप पूरे देश के अंदर अलग अलग लोगों को देखोगे तो उनके खान पान, रहन सहन, पहनावा, भाषा, शारीरिक व मानसिक रूप में आपको डिफ्रेंसिएशन, मतलब विविधता देखने को ज़रूर मिलेगी। लेकिन फिर भी भारत एक है। भारत के जो अगर हम लोग देखेंगे, भारत के जितने भी लोग हैं या फिर जितने भी भारत से जुड़े हुए आसपास के देश हैं, वहाँ पर भी हम लोग देखें तो कुछ कुछ भारत जैसा ही हमें कल्चर देखने को मिलता है। जैसे नेपाल हो गया, तो वहाँ पर भी लगभग भारत जैसा ही कल्चर हमें देखने को मिलता है। आगे यहाँ पर हमें ये बताया गया है कि अगर हम लोग उत्तर पश्चिमी में देखें तो पाएंगे कि कश्मीर का जो पठान है, और दक्षिणी में देखें, दक्षिण डायरेक्शन में देखें इंडिया के, तो जो तमिल है, तमिल जो पर्सन होते हैं, तमिल लोग होते हैं, उनमें बहुत कम समानताएं हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन फिर भी भीतर की जो भावनाएं हैं वो समान हो सकती हैं। तो इस तरीके से बताया गया है कि अगर हम लोग कश्मीर वगैरह साइड में देखें तो पठान लोग रहते हैं, उनके अंदर और एक तमिल पर्सन के अंदर बहुत डिफ्रेंसिएशन है लैंग्वेज का। और आप देखोगे तो पठान वगैरह जो होते हैं ना, थोड़े लंबे चौड़े होते हैं कंपैरेटिवली। तमिल लोग इतने ज़्यादा, मतलब उनकी बॉडी टाइप इस टाइप से नहीं होता। तो वही सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इतने अलग अलग होने के बावजूद भी सब लोग लगभग सेम ही हैं। तो यहाँ पर यही बताने की कोशिश करी गई है हमें। पड़ोसी देशों के साथ संबंध। तो जो भारत से जुड़े हुए पड़ोसी देश हैं, जैसे कि अफगानिस्तान और मध्य एशिया में बसे तुर्की और दूसरे, अगर हम लोग देखें और भी बहुत सारे जो देश हैं, यहाँ पर पहले इस्लाम से पहले बौद्ध धर्म को माना जाता था। और अगर उससे भी पहले देखा जाए तो वैदिक काल में यहाँ पर हिंदू धर्म को माना जाता था। और इस चीज़ का अगर हम लोग देखेंगे प्रूफ क्या है, तो यहाँ पर बहुत सारी
तक्षशिला एक जगह है, वहाँ पर अवशेष देखने को मिले हैं, मतलब कि अलग अलग टाइप के हमें क्या देखने को मिले हैं, हमारे एक तरीके से प्रूफ मान लीजिए कि हिंदू धर्म यहाँ पर फॉलो करा जाता था, उस चीज़ के अवशेष मिले हैं। आगे बताया गया है कि भारतीयता की गहरी छाप, तो जो भारत है इसके अंदर विभिन्न प्रांत के लोग हैं, जैसे कि बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्रा, उड़िया, असमी, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत, ना जाने कितने सारे लोग हैं। लेकिन फिर भी इतने सारे अलग अलग लोग होने के बाद भी हम सब एक हैं। तो यहाँ पर हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ गुण हैं इनमें से, और कुछ लोगों के अंदर कुछ ना कुछ दोष भी हैं। इसके साथ साथ जो हमारा राष्ट्र है, जो हमारा देश है, इसके नैतिक और मानसिक विशेषताएं भी सदा समान रही हैं। तो यहाँ पर ये देखने को मिला है हमें कि जो हमारी एक नैतिक होती है, जो हमारी ड्यूटी होती है, मॉरल ड्यूटी, उसको हमने पूरा करा है। और हमारी सोच भी लगभग सब लोगों की सेम ही रही है अपनी मॉरल ड्यूटीज़ को लेके। विदेशी लोग आए, विदेशी लोगों ने आए यहाँ पर अपना कल्चर चलाने की कोशिश करी, संस्कृति जो विदेशी संस्कृति थी उसको लेकर आए, लेकिन फिर भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। उन्हें भारतीय संस्कृति के अंदर ही क्या होना पड़ा, विलीन होना पड़ा। तो जो भारतीय लोग हैं ये बहुत ही अपने देश की रिस्पेक्ट करते हैं, तो यही बताया गया है, नेहरू जी ने यहाँ पर यही बताया है। तो यहाँ पर भारत के अंदर धार्मिक व जातियाँ, इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन देखने को मिलता है। ये चीज़ एक चीज़ देखने के लिए नोटिसेबल चीज़ है। तब भी हम लोग जो भारतवासी हैं सबके सब कहीं पर भी चले जाएं भारत के अंदर, आप समझिए कि आप चले गए मान लो गुजरात के अंदर, तब भी आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आपका घर के अंदर ही है आप, मतलब आपको ऐसी ही फीलिंग आएगी। ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं बहुत ही विदेश वाली जगह पे चले गए हैं। अपनेपन आप महसूस कर सकते हैं, ये बात बताई गई है। जबकि आप दूसरे देश में जाएंगे तो आपको अजनबी महसूस होता है, ऐसा फील होता है कि यहाँ पर तो हम कुछ जानते ही नहीं, विदेशी जैसा फील होने लग जाएगा आपको। बाहरी जातियों के लोग जो भारत में आकर बस गए, कुछ पीढ़ियां बीतने के बाद भी वो अपने आप को भारतीय मानने लगे, जैसे यहूदी, पारसी और मुस्लिम। तो यहूदी हम लोग बोलते हैं क्रिश्चियंस को, पारसी तो आप जानते ही हैं, एंड मुस्लिम्स को तो यू ऑल नो वेरी वेल। तो यहाँ पर जिन भारतीयों ने इनके धर्म को अपनाया, वे धर्म परिवर्तन के बावजूद भी, उनका क्या हो गया, धर्म परिवर्तन हो गया, मतलब उन्होंने अपना रिलीजन चेंज कर लिया, उसके बावजूद भी वो भारतीय बने रहे। जैसे मान लो कोई हिंदू था, उसने बाद में क्या करा, उसे इस्लाम अच्छा लगने लगा, उसे मुस्लिम बनना था तो वो मुस्लिम बन गया, लेकिन फिर भी वो भारतीय मतलब कि इंडियन बना रहा। आज भी यदि हिंदुस्तानी ईसाई कहीं भी चला जाए तो उसे हिंदुस्तानी ही माना जाता है। इसी प्रकार अगर हिंदुस्तानी मुसलमान तुर्की, अरब, ये देखा जाए अरब या फिर ईरान, इनमें से किसी भी अन्य देश में चला जाए तो यहाँ पर इसको यही माना जाता है कि ये हिंदुस्तानी मुसलमान है। नेहरू जी के दृष्टिकोण में भारत की तस्वीर, नेहरू जी जब भी भारत के बारे में सोचते हैं तो उनकी निगाहों के सामने, मतलब उनकी आंखों के सामने दूर दूर तक फैले मैदान उन्हें दिखने लग जाते हैं, उन पर बसे गांव, साथ ही में कस्बे, शहर, और ये भी देखने को मिलता है उन्हें बरसात के मौसम, अलग अलग चीज़ें उनकी आंखों के सामने छाए जाती हैं। और साथ ही उन्हें हरियाली, विशाल नदियाँ, ठंडे प्रदेश, भारत का दक्षिणी भाग व कश्मीर के जो सुंदर दृश्य हैं, ये सब उनकी आंखों के सामने घूम जाते हैं। भारत की पृष्ठभूमि, नेहरू जी जब भी भारतीयों की गतिशीलता को देखते थे तो उसके संबंध में अतीत से उसे वो जोड़ने लग जाते थे, जबकि जितने भी लोग थे उनकी नजरें हमेशा भविष्य पर टिकी रहती थी कि अब फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा। लेकिन नेहरू जी
हमेशा सारी चीज़ों को पास्ट से जोड़कर देखा करते थे। पूरे भारत में उन्होंने एक समान सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली भले ही लोग अलग अलग प्रांतों के थे। इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन और परंपराएं, इतिहास, प्राचीन कथाएं सभी का मेल इस प्रकार था कि किसी को अलग अलग करना असंभव था। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि जितने भी भारत के अंदर जैसे स्टोरीज हो गई, कुछ कहानियाँ हो गई, कुछ पास्ट हिस्ट्री की चीज़ें हो गई, कुछ प्राचीन कथाएं हो गई, परंपराएं हो गई, ये सब चीज़ें एक दूसरे से इतनी ज़्यादा इंटरलिंक थी, मिली हुई थी कि इन्हें अलग करना इम्पॉसिबल सा ही था। क्योंकि बौद्धिकता नेहरू जी ने सभी स्थानों पर पाया कि पूरी तरह से अगर हम लोग देखें तो लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे। जो भारतीय पृष्ठभूमि के हिस्सेदार थे वो इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं थे। कुछ लोग पढ़े लिखे थे, लेकिन कुछ लोग, ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। भारत के जो महाकाव्य थे रामायण और महाभारत, इसका लगभग सभी को ज्ञान था। इसकी हर घटना, इसके बारे में ज़्यादातर लोगों को पता ही था। उसका मतलब यहाँ पर क्या था कि जितने ज़्यादा लोग थे ना, जितने भी लोग थे, उन्हें रामायण और महाभारत से रिलेटेड कुछ ना कुछ तो पता था। जो नेहरू जी थे उन्होंने क्या करा था, उन्होंने हिस्ट्री के बारे में और बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी थी। लेकिन जो अनपढ़ गंवार किसान थे, जिन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, उन्हें कहाँ से नॉलेज मिली थी? उन्होंने या तो किसी से कहानियाँ सुनी थी, कथाएं सुनी थी, या फिर उन्होंने महाभारत या रामायण से ही अपना ज्ञान लिया था। तो अब इसमें कोई बुराई नहीं है कि आप महाभारत या फिर रामायण से ज्ञान ले रहे हो, लेकिन आपको पास्ट वगैरह के बारे में भी और बुक्स वगैरह की भी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो नेहरू जी का कहने का मतलब ये था। तो वो यही बोलते हैं कि जो मेरी नॉलेज है, नेहरू जी ये बताते हैं कि जो मेरी नॉलेज है वो मैंने इतना सारी चीज़ें पढ़ी हैं, वो सब चीज़ें मेरे दिमाग के अंदर हैं। लेकिन ये जो किसान हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो अनपढ़ गंवार किसान हैं या फिर जो अनपढ़ लोग हैं जिन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं करी, उनके दिमाग के अंदर भी नॉलेज है। लेकिन वो नॉलेज कहाँ से इकट्ठी हुई है? वो इकट्ठी हुई है प्राचीन ग्रंथ व लोक कथाएं। इन सब से वो सारी नॉलेज गैदर हुई है, इकट्ठी हुई है और उनके दिमाग के अंदर वो जाकर कलेक्ट हुई है, जिसकी वजह से वो सही और गलत का विश्लेषण कर सकते हैं। तो जो अनपढ़ गंवार हैं या फिर जो ग्रामीण अनपढ़ लोग हैं, वो भी बौद्धिक शक्ति रखते हैं। ये चीज़ नेहरू जी को क्लियर हो गई। भारतीय स्त्री और पुरुषों का स्वरूप, तो उन्हें भारत में एक संवेदनशील चेहरा, बलिष्ठ ध्येय और सीधे साफ व्यवहार करने वाले पुरुष, मतलब कि बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाले जो लोग थे वो दिखाई देते। तो दूसरी ओर जब वो देखते थे तो जो महिलाएं थी उनके अंदर प्रेम, गरिमा और संतुलन, ये सारी चीज़ें थी। साथ ही साथ दुख से भरा चेहरा भी दिखाई देता था उन्हें। कई बार वे सोचते, किसी सुंदर पुरुष या स्त्री को देखते तो उनके दिमाग के अंदर ये क्वेश्चन आता था कि अरे यार ये तो इतने सुंदर है, मोहित हो जाते थे वो, मतलब कि अट्रैक्टेड हो जाते थे उनकी सुंदरताई से। और वो यही सोचते कि तमाम भयानक दुखों के बावजूद भारतीय सौंदर्य, मतलब कि इंडिया के लोग अभी भी इतने ब्यूटीफुल हैं, बेचारों ने कितने दुख सहे, ना जाने कैसे ये सुंदरता इंडियन लोगों की टिकी रही। अंत में उनका यही सोचना कि यदि हम इन लोगों की जो हालत है इसे बेहतर कर दें और इनको कुछ काम करने को दे दें, एक डायरेक्शन बता दें, कुछ तरीका बता दें, तो शायद हम उन्नति की ओर बढ़ना शुरू कर देंगे और साथ ही में हम लोग हर चीज़ के अंदर सक्षम हो सकते हैं, मतलब हर चीज़ को सीख सकते हैं। वी कैन लर्न एवरीथिंग। नेहरू जी का भारतीय चिंतन, तो नेहरू जी का मानना ये था कि चारों तरफ इतनी सारी समस्याएं थी, गरीबी थी और गरीबी की वजह से ही अलग अलग तरीके की कठिनाइयाँ पैदा हो रही थी और हर किसी के माथे पर इस चीज़ का दर्द देखने को मिलता था। मतलब हर कोई गरीबी से परेशान था। सबकी जिंदगी का जो सुंदर रूप था वो समाप्त हो चुका था। इसी कारण सभी ओर भ्रष्टाचार फैला था। चारों ओर
अभाव व असुरक्षिता, मतलब असुरक्षित हम लोग देख रहे थे कि माहौल था चारों तरफ, मतलब कि अनसेफ इन्वायरमेंट था, मतलब नॉर्मल अच्छा वाला इन्वायरमेंट नहीं था कि कोई भी कुछ भी कर ले, अनसेफ थे चारों तरफ लोग। लेकिन भारत के जितने भी लोग थे वो लोग फिर भी वैसे के ही वैसे थे। लेकिन यहाँ पर इतनी सारी प्रॉब्लम को फेस करने के बाद भी हम लोग प्रबल खड़े रहे। तो अर्थ यही है इसका मेन, जो हम लोग देखें कि अर्थ क्या है, तो अर्थ यही है कि भारत के ऊपर इतने सारे कष्ट आने के बावजूद भी जितने भी भारतीय लोग हैं वो बिल्कुल भी डगमगाए नहीं, ऐसे के ऐसे ही खड़े रहे, हमारे ऊपर ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। तो यहीं पर जो ये हमारा सेकंड वाला चैप्टर था ये ख़त्म होता है। काफ़ी लंबा चैप्टर था और थर्ड चैप्टर भी हम लोग बहुत ही जल्दी पढ़ने वाले हैं। फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो फटाफट लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो अपना बेस्ट पार्ट। इसी के साथ साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आप लोग चाहते हो कि हम लोग फ्यूचर में इसी तरीके से और भी वीडियोस बनाते रहें तो आप हमारे चैनल के मेंबर बन के हमें सपोर्ट कर सकते हो। अब मेंबर कैसे बनना है, सब्सक्राइब के साथ में जो ज्वाइन बटन है उस पर क्लिक करें और हमारे चैनल के मेंबर बन जाए। तो आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली कि हम आगे फ्यूचर में ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, मनुष्य ज्ञान लेते रहो। बाय बाय टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।